शिखा अपने अतीत को सोचते सोचते खुद ही अपराध बोध महसूस करने लगी। क्या उसने जो कदम उठाया वह गलत था? उसने तो सोचा था कि मेरे दूर जाने से सरस अपने जीवन को अपने विचारों से एक अलग ही तरीके से जिएगा। ऐसा तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ मेरे कारण जिंदगी से भी आँख मिचौनी का खेल खेलकर पलायनवादिता का रास्ता अख्तियार कर लेगा। पुरुष अपने ही आदर्शों की होली जलाकर किस कदर दम्भी बन जाता है, ये भी सरस को दोबारा देखने पर ही मालूम हुआ उसे। हाँ, बिल्कुल वह ही पुरुष तो था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सरस के रूप में, वरना उसे क्या पड़ी थी कि सरस से किनारा करती वहाँ। उसे कुछ भी तो पता नहीं चलता, उसके ऊंचे आदर्शों के लिए ही ना। खैर, वह खुद भी सरस से इतना पवित्र प्यार करती है कि सिर्फ सामाजिक आश्रय के लिए वह उससे धोखा नहीं कर सकती थी। उसने खुद अपने ऊपर ही सब लांछन ले लिए थे बेवफाई के। जब सरस तपन को लेकर उसके स्कूल में आया तो उसने सोचा था कि चलो, सरस तो अपने बाल बच्चों के साथ सुखी है, लेकिन अब उसने उस सरस को अच्छी तरह अपनी नंगी आंखों से देख लिया है, जो दो व्यक्तित्वों को एक साथ ओढ़कर दोहरी जिंदगी जी रहा है। दम्भी, ना झुकने वाला सरस, निर्बल कमजोर शराब के सहारे अनाथ बच्चे को गोद ले, अपने अहम को झूठी तुष्टि देने वाला सरस। प्यार की मर्यादा, अपने उत्कर्षों की इतनी घिनौनी तस्वीरें तो उसने सोची भी नहीं थी कभी। फिर कहाँ चूक हो गई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस शहर इलाहाबाद में इतने वर्षों के बाद यूं अचानक मुलाकात हो जाएगी अपने भूले हुए कल से, कभी सोचा भी नहीं था उसने। अपनी तरफ से वह इतने वर्षों तक दूर ही भागती रही वहाँ से, जहाँ भी सरस के होने का भ्रम रहा उसे। सरस एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार, समाज में मान सम्मान वाले व्यक्तित्व और आदर्शों का हर्ष यह होगा, ये तो सोचा भी नहीं था कभी खुद सरस ने भी। उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि शिखा उसके जीवन में यूं अंधकार करके चली जाएगी। अचानक सारी उम्मीद, सारा उत्साह, तमाम सोच उसे बड़ी बेमानी सी लगने लगी थी जब से उसने शिखा का आखिरी पत्र पढ़ा। ठहराव, एक रिक्तता का, अधूरेपन की सोच का आ गया था उसकी जिंदगी में। बस एक बोझ अपने जीवन के प्रति था जो उसे जिंदा रखे हुए था अब तक। शायद शिखा को मुझसे भी बड़ा आधार मिल गया हो मेरे प्रवास के दौरान, जो इस तरह बीच राहों में मुझे छोड़कर दूर निकल गई। वह देहली का सारा बीता हुआ समय याद आ गया उसे। शिखा के हादसे के बाद किस तरह उसने अपने पगलाए और बिराए मन को झूठी सांत्वना दे दी थी उस वक्त, जब कभी किन्हीं एकांत खानों में वह अकेला होता, अपने अस्तित्व के चारों तरफ एक धुएं की गहरी लकीर ही लिपटी हुई पाता। लगता उसे पुकार रहा है कोई, धीरे धीरे कहीं दूर, उसका नाम लेकर। नज़र उठाकर जब भी उसे धुएं में कुछ ढूंढने की कोशिश करता तो सिर्फ एक ही नाम देखता, सुनता सा प्रतीत होता उसे, शिखा। अब तक भी दिलो दिमाग, अचेतन मस्तिष्क के छुपे हुए पर्दे से शिखा नाम की उस लड़की की तस्वीर को मिटा नहीं पाया था।
कि वह अब प्रत्यक्ष में ही यहाँ 7 वर्ष पश्चात पूरी तरह गंभीर और गमगीन औरत का रूप धर झटके से सामने आ खड़ी हो उसके वजूद को झकझोरे आ जा रही है। जब जब ख्याल आता है उसे अपने बीते हुए सुखद लम्हों का, एक मीठी सिहरन और तीखा दर्द सा उठता हुआ महसूस होता अपने दिल के आसपास। सोचा था अनाथ बच्चे को अपना कर वह अपने एकांत और भयानक सन्नाटे को खत्म कर नई राहों पर चलेगा भविष्य में। सच पूछा जाए तो हर मोड़ पर अपने को हारा हुआ ही पाता सरस। जिम्मेदारियों के सामने इतना कमज़ोर और बुज़दिल तो कभी नहीं रहा वह अपने जीवन में, जितना आज है। क्या खाता जा रहा है उसे? ओह शिखा, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? अब यहाँ इलाहाबाद में नहीं रहूँगा। जब जब शिखा मेरे सामने आती है मुझे ना जाने क्या हो जाता है। हर बारे में अपने आप को वही उसी स्थान पर खड़ा क्यों पाता हूँ जहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत की थी मैंने। मैं नहीं सहन कर पाता शिखा के इस रूप को, इसके गंभीर अस्तित्व को। तपन ने ही उसे बताया था तृप्ति भी उसी आश्रम से लाई लड़की है जहाँ से वह खुद लाया गया था। तो शिखा ने भी शायद विवाह नहीं किया है अब तक। आखिर क्यों? वह तो किसी और के लिए छोड़ गई थी उसे बीच राहों में ही। सोचता सरस सिर्फ सोचता रहता। रेखाओं के दो सिरे ही हो गए थे वे दोनों, अपना अपना अहम लेकर जीते हुए, किंतु फिर भी दिल और मन अदृश्य रूप से अब भी एक दूसरे में डूबे हुए। सरस इसे अपना स्वाभिमान मानता था तो शिखा अपनी मोहब्बत का उत्कर्ष और कर्तव्य मान रही थी इसे। जिंदगी जीने का जरिया एक ने तृप्ति के रूप में तो एक ने तपन के रूप में प्यार स्नेहों की पतली कमजोर सी डोर से बांधा हुआ है। नदी का सबे कलरब करता निर्मल जल, किलोले करती छलांग लगाती रहे लहरें अब दो किनारों में विभक्त हो एक दूसरे से दूर भागने में लगी हुई है। अलग अलग दिशाओं में 5-6 रुझ से, बल्कि यूँ कहो जब से शिखा से उसकी बात उसके घर पर हुई है तभी से अपने को कमज़ोर पा रहा है सरस। मैं दोबारा से विश्वासघातकता का सदमा अपने ऊपर लेने का कभी साहस नहीं करूँगा। भाग जाओ यहाँ से सरस, दूर, जहाँ तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व को, वजूद को पहचानने वाला कोई ना हो। कोई उसे अंदर से आवाज़ लगाकर बार बार उस्काता। तपन का क्या होगा? उसे मैं रूप के हवाले कर जाऊंगा? नहीं, रूप खुद ही रजनी भाभी की मौत के बाद इस मायावी दुनिया से काट गया है। फिर क्या वापिस उसे आश्रम में छोड़ दूँ? नहीं नहीं, फिर उसे क्या शिखा को सौंप दूँ? इतना तो मेरे लिए नहीं, किसी अनाथ बच्चे के लिए कर ही क्या सकता है वो। अंतर्द्वंद से लड़कर सरस शिखा के मकान की तरफ चल दिया। शिखा के मकान की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसे लगा वह खुद शारीरिक रूप से दूर भाग जाने पर भी अपने आप को तपन के रूप में शिखा को सौंपने जा रहा है। एक मन कहता है कि जब शिखा खुद ही इतना कठोर रुख अपना कर काट बैठी अलग, तो वह क्यों खोकर नरम हुआ जा रहा है। इतनी बात होने पर अंतो मन की गहराइयों से निकाल नहीं पाया है उसे। सीढ़ियों के बाद दाईं तरफ का पहला कमरा ही शिखा का ड्राइंग रूम था। दरवाजे पर लगी घंटी के बटन को दबाने के बजाय दरवाजे के किवाड़ों को खटखटाया उंगलियों के सहारे उसने। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। शिखा खड़ी थी। अपने दरवाजे पर सरस को देखकर अबाक और हतोभ्रम ही तो रह गई वो।
दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ कहना बोलना चाहकर भी बोल नहीं पाए। शिखा भी तो इतनी बावली कि सरस को अंदर आने के लिए कहना भूल गई। इस अवसर पर शुरुआत सरस ने की। अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगे? आंखें फटी की फटी रह गई। ये आज का सरस और वह उस रोज वाला सरस, दो व्यक्तित्व, दो चेहरे ही तो है उसके। अलग हटकर दरवाजे से खड़ी हो गई वह। तभी तृप्ति भी इसी बीच अंदर से आ शिखा की साड़ी पकड़ लगभग घूरने के अंदाज में खड़ी हो देखने लगी तपन के पापा को। अंदर ड्राइंग रूम में पहुंचने पर ठीक आमने सामने बैठ गई वे दोनों। भूमिका क्या हो, बात की शुरुआत कहाँ से की जाए, सोच में पड़ गया सरस। शिखा बोली नहीं, कुछ भी बोलना भी नहीं चाहते। वह तो सिर्फ सरस के मुख से ही कुछ सुनने के लिए बेताब बेचैन थी। काफ़ी देर बाद तृप्ति की तरफ देखते हुए भूमिका के रूप में बोला सरस, तृप्ति जाओ तपन को बुलाओ। तृप्ति पहले तो सरस की भारी आवाज़ सुनकर शिखा की गोद में डूबकी, फिर शिखा के कहने पर चली गई बाहर। बस बहाना मिलना चाहिए था सरस को बात शुरू करने का। शिखा जी, आपका और तृप्ति का इतना स्नेह और वात्सल्य तपन के लिए देखकर ही मुझे यहाँ तक आने का साहस हुआ है। कुछ देर के लिए रुका सरस, प्रतिक्रिया जानने के लिए, फिर बोला, मैंने तपन को अपने पास लाकर अपना परिवेश देकर बहुत ज़बरदस्त भूल की है। मैं इस बात को खुले दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं आज जिस मानसिक यंत्रणा के दौर से गुजरा रहा हूँ उसमें उसके प्रति कर्तव्य निभा नहीं सका हूँ, निभा नहीं पाऊँगा। मैं उसे वापिस उस आश्रम में, उसे गहरे काले कुएं में धकेलने का पाप नहीं लेना चाहता, जहाँ भविष्य के लिए एक छोटी सी सुखद किरण पाने की लालसा में छोटे छोटे अबोध और मासूम बच्चे भटक रहे हैं। वापसी मौत होगी। एक भ्रूण जो अभी अंकुरित तो भी नहीं हो पाया है वो पूरी तरह। बस मैं इसलिए ही यहाँ आया हूँ आपके पास। मैं यहाँ से दूर, बहुत दूर जा रहा हूँ, ना जाने कहाँ, किस जगह। आप इतना कर दीजिए, आप तपन को अपना लीजिए। मैं उसके प्रति जिम्मेदारी निभा पाने में असमर्थ रहा हूँ अब तक। आप उसे अपने पास रख ले, अपने ढंग से जो बनाना चाहे बना ले। मैं काफ़ी देर बाद कहीं सपाट, कहीं टूट कर कहते हुए चुप हुआ सरस। उत्तर की प्रतीक्षा में वह शिखा के मुंह की तरफ देखने लगा और शिखा का अंतस्काश। उस वक्त सरस उसका हृदय ही फाड़कर देख भर लेता। वह सिर्फ थोड़ा सा बोली, किंतु उसमें उसके प्रति भाव साफ झलक रहे थे। ठीक है सरस, ठीक है। तपन को अपने पास अपने रूप में ढाल लूँगी मैं। इसके बाद नहीं रुका सरस, शिखा के कहने पर भी। नीचे उतरने वक्त सीढ़ियों पर तपन और तृप्ति उसे ऊपर आते हुए मिले। सरस तपन को गोद में उठाकर बोला, तपन बेटे, आज से तुम तृप्ति के पास रहना, अपनी शिखा मामी के पास। हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। फिर तुम्हें कोई थप्पड़ नहीं मारेगा, तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। कहते कहते भर आई उसकी आवाज़। फिर मुँह फिराकर आस्तीन से अपने आंसुओं को पोंछकर गोद से तपन को उतार तृप्ति को अंगुल पकड़ाकर कहा, तृप्ति बेटी, तपन तुम्हारे भैया है आज से। जाओ, तुम्हारी मम्मी इंतज़ार कर रही होगी। सरस भाग गया फिर वहाँ से, उस वातावरण से, उस सान्निध्य से जहाँ शिखा का वजूद उसके सामने प्रश्न बन खड़ा होता था हर मोड़ पर। घर को वापसी थी। ए सरस की या परिस्थितियों का सामना न करने की अकर्मण्यता
कहना मुश्किल है कुछ इस बारे में। बहरहाल उसने छोड़ ही दिया इलाहाबाद। एक प्रख्यात उपन्यासकार, मनोविज्ञान का ज्ञाता, किस कदर खुद की ही जिंदगी में विदीर्ण और विक्षिप्त हो इधर उधर दौड़ जा रहा है। अपने फ्लैट को बंद करके उसने देखा मुड़कर एक बार। दो बड़ी बड़ी एटाजियों के सिवा कुछ भी तो नहीं ले जा रहा है वह अपने साथ। असमंजसता का दौर दिमाग में बड़े जोरे से घूम रहा था उसके। एक फैसला, इलाहाबाद अब वह मुड़कर भी नहीं आएगा कभी। अगर वह यहाँ रहता तो शिखा का पराया बनकर रहने का बोझ उसे जीने नहीं देता। सड़क के किनारे किनारे स्टेशन की तरह धीरे धीरे टूटे और मायूस मन से चलने लगा वह। पैरों में लगता था ताकत खत्म हो गई है। टिकट खिड़की के साथ हाथ में पकड़ी एटाजियो को रखने के बाद कुछ ऐसा सोचा उसने। फिर जेब से पैसे निकालने के बाद निर्णायक स्वर में उन्नाव की टिकट मांगी टिकट बाबू से। उन्नाव उसका घर, पुश्तैनी हवेली, जहाँ उसकी माँ है और पिता है। ट्रेन के सफ़र में भी वह विचारों और घटनाओं के साथ धंधी करता रहा। आज इतने अरसों बाद मम्मी उसे देखकर कैसा महसूस करेगी, पापा क्या सोचेगी। लगता है घर चलने का निश्चय करके उसने ठीक ही कदम उठाया। वहाँ माँ की ममता और पिता का स्नेह बाहें फैलाए इंतजार में बैठा है। सबसे बड़ी बात, इस मानसिक यातनात्मक दौर में पिता का साया कितना शांतता देगा उसे। बहुत भटक लिया, अपनी मनमानी कर ली। अब जैसा पिताजी कहेगा वैसा ही करेगा वह। करके देखने में हर्ज क्या है। शायद मैं ही गलत रहा हूँ। बस इसी तरह की अनाप शनाप बातों को सोचता हुआ उतरा सरस उन्नाव रेल स्टेशन पर। रिक्शा पकड़कर सीधा घर पहुँचने पर तक कितने सालों बाद वापिस आया है वह, जहाँ उसका कुलाचे मारता बचपन बीता है। ढिढोली करती शरारतें बिखरी हुई है। संकोच से ढिठका वह अपनी हवेली के सामने कुछ देर के लिए। बरामदे में खड़े एक दो नौकरों ने देख भी लिया उसे गेट खोलते हुए, किंतु वह तो इतने अंतराल के बाद घुस रहा था अपनी हवेली में। कौन पहचानता उसे। पहचानते भी तो कैसे नौकर उसे। कॉलेज में दाखिला लेने के पश्चात कभी वह आया ही नहीं घर लौटकर। दो नौकर उसे अपनी तरफ ही आते देखकर आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। सरस ने हाथ में पकड़ी हुई एटाजियो को वहीं बरामदे के फर्श पर रखा और एक नौकर की तरफ देखते हुए कहा, अंदर ठाकुर विजेंद्र सिंह जी से कहो जाकर कि सरस आया है इलाहाबाद से। नौकर को नहीं मालूम था कि सरस उनका अपना ही छोटा मालिक है। सो पहले तो उसने नाक भौं सिकोड़ी। सरस के तेवर और थकान भरा चेहरा देखकर वह अंदर चला गया। अंदर से कुछ ही क्षणों बाद एक भारी भरकम रोबीली आवाज आई, दमयंती, सरस आया है इलाहाबाद से, देखो तो। क्या सही ही कह रहा है ये भरत। चेहरे पर रुआब, चाल में हाथी की मस्ती, आवाज में बंदूक की गोली का सा धमाका, आंखों में उम्र ढलने के बाद भी चीते की सी चमक, होठों पर लंबी लंबी भरी हुई खूबसूरती से तराशी हुई मूछ, चेहरे पर गंभीरता, गरम साल, चौड़ी देह के चारों तरफ से
कंधों से होता बाजुओं में लिपटा हुआ था ठाकुर विजेंद्र सिंह के। बरामदे में खड़े सरस को देख ठिठके बोए। सरस भी अपनी पापा को देखकर रुका। जल्द ही मोम की तरह गल गया सरस का अपना स्वरूप और दौड़कर पैरों को छूने के लिए झुका वह ठाकुर विजेंद्र सिंह के कदमों में। ठाकुर साहब ने बीच में ही थाम लिया उसे कंधों से और बाहों में भरकर चूमा उसे। स्नेह के इन मार्मिक क्षणों में उनके आँखों में खुशी से भीग गई, आवाज़ भर गई, बेटे बेटे, मेरे बेटे सरस, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम मेरे सीने से लगे खड़े हो। लगता है कोई ख्वाब देख रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं लौट आया हूँ अब सदा सदा के लिए आपके पास। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा यहाँ से। सरस ने अपने पिता की बूढ़ी बाहों में झूलते हुए कहा। दमयंती, सरस की माँ, ठाकुर के पीछे पीछे ही चले आई थी। जैसे ही ठाकुर साहब ने सरस का नाम लेकर उसे पुकारा तो ना ठाकुर ना देखा उसने ही सरस ने कि वह पीछे खड़ी खड़ी बाप बेटे के मिलन को देख रही थी। थोड़ा संजत होने के बाद जब पीछे मुड़कर खड़ी हुई माँ को देखा सरस ने तो वह पापा की बाहों से निकल दौड़ा। माँ 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 माँ, मैं आ गया हूँ। दमयंती ने बाहें फैला दी ममता की और सरस काटे वृक्ष की भांति समा गया अपनी ममतामयी की गोद में। घर वापिस आने पर उसे कुछ अच्छा सा लगा। देर सुबह तक सोए रहना और आराम से उठकर दूर खेतों में टहलते हुए चले जाना, वहाँ पर ट्यूबवेल से स्नान करके लौटना और नाश्ता वगैरह लेकर अपनी बैठक ड्राइंग रूम में आकर कुछ देर किताबें पढ़ना उसे सुखद लगता। माँ की ढेर सारी हिदायतें और नसीहतों के बीच खाना उसे बड़ा सुकून सा देते। किंतु जो ही शाम का धुंधला का आसमां पर गिरता, गोधूली उठती गांव के चारों तरफ उसके कदम खुद ब खुद उड़ जाते शिप्रा नदी की तरफ। शिप्रा के उस पार जहाँ आसमां और जमी सूरजों को निगलने का भ्रम पैदा करते होते। नजरें उधर ही जम जाती सरस की। ऊंची हरी घास से लदबद टीले पर बैठे पांवों को नदी की धार में टीले छोड़ देता। निर्मल ठंडे जल का स्पर्श पहले तो उसे भले ही सुखद सा लगता, किंतु फिर लगता कि उसके शरीर की गर्मी नदी की धारा के साथ नीचे उतरती हुई पानी को उबाली जा रही है। तब वह अपने पैरों को ऊपर खींच लेता। हताश, परेशान, मायूस और अनबना सा निरुद्देश बेकार वह घंटों बैठा रहता। ना सोचते हुए भी दिमाग पता नहीं किन विचारों में खोया रहता है, जो ना समझ में आते और ना ही देख जाते मंदारा। अपने किए पर ना पछताने वाला सरस नदी किनारे रात के दूसरे पहर की समाप्ति होते ना होते ये सोचता, वह मात्र साधारण सा व्यक्ति ही तो बन गया है। मेरा व्यक्तित्व ही बौना हो मेरे वजूद को ख़त्म किए जा रहा है सच। तब वह पछताता। शिखा से की गई दोस्ती की लेकर। शिखा जिसे इलाहाबाद में छोड़ा है, नहीं बल्कि यूँ कहो जिसके डर की वजह से उसने इलाहाबाद को छोड़ दिया। इतने वर्षों के अंतराल के बाद अनायास शिखा ने दोबारा सामने आकर उस घाव को हरा कर दिया जिसे उसने बड़ी मुश्किल से दबाया था।